हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था बायट-सैवर्ट लॉ एप्लीकेशंस के बारे में एंड हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर एंड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आज भी हम पढ़ने वाले हैं बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में, लेकिन आज हम करेंगे कि ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल क्या मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का एंड इट्स डायरेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड on the axis of current carrying circular coil। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। सेंटर में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एंड वैल्यू इज म्यू नॉट आई बाय 2r, that is the magnetic field at the center of current carrying coil। अब एक्सिस पे हमें देखना है। So first of all take a circular coil in which current is flowing like this, and that is the center of coil O. Radius of this coil is A and observation point P is here. Join these two. Say observation point is at distance x from center of coil. Clear? Now this complete is a circular coil and current I is flowing in this circular coil. I current इसके अंदर flow कर रहा है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कंसिडर। कंसिडरेशन हमने की, लेट अस कंसिडर ए current carrying circular coil, CC, that means current carrying circular coil of radius A and current I is flowing in this coil. P point is observation point, P is ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब ये पॉइंट कहाँ लाई करता है? ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ओके, क्लियर दिस पॉइंट। नाउ ओपी इज एक्स, ये हमने एक्स कंसिडर किया। नाउ इफ वी अप्लाई बायट-सैवर्ट लॉ अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट law. So as we know, Biot-Savart law is applicable for small current carrying element that is DL। अब complete coil हमें given है, उसका circumference हमें given है, but to find magnitude of magnetic field we have to take some current carrying element। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा current carrying element लिया DL। DL करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसको हम छोटा सा कट करेंगे और इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। ठीक है, तो दिस ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट एट पॉइंट P क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो ज्वाइन दिस DL and this is R and direction of R is this, from this point to this point। So according to Biot-Savart law, mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square। ठीक है, ये आपको पता है कि हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, नाउ दिस थिंग R, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चे इसको रेडियस लिखते हैं, दिस इज नॉट रेडियस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर आपने इसमें रेडियस लिखा है, आर को रेडियस लिखा है, तो उसको करेक्ट करिए। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको आप क्या बोलेंगे कि जो आर है दैट इज द
डिस्टेंस बिटवीन DL एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कि आपने करंट एलिमेंट जो चूज किया है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज R, or we can also say this displacement vector. Okay, now come to this theta. What is this theta? This is angle between DL and R. So first thing to solve this theta. तो DL देखिए इसमें, this is DL and that is R. तो इनमें आपको एंगल देखना है. For that, this is a three-dimensional diagram, so you have to imagine all this. So this is circular coil, current is flowing and that is the axis and this is point P. ये point P है जहां पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड. तो ये इसके ऐसे सेंटर से आया एक्सिस, क्लियर. करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस एंड दिस इज DL, ये आपने DL लिया एंड दिस इज R. तो देखिए ये जो DL कट किया ये कहाँ है, ऐसे है एंड दैट इज R. तो अगर आप इन दोनों में एंगल देखते हैं, सपोज DL इन X डायरेक्शन, R किस डायरेक्शन में होगा, Y डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल थीटा. ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हियर. यू कैन सी दिस इज DL, दैट इज R. अब आप कहेंगे कि ये थोड़ा टिल्ट है, तो ये जो एंगल का वेरिएशन हो रहा है, चाहे आपका R ऐसे जाए, दैट इज वेरिएशन बिटवीन दिस A एंड R. लेकिन जो DL और अगर आप R देखते हैं उनके बीच में एंगल ऑलवेज क्या रहेगा, 90 रहेगा. चाहे आप इसको किसी भी पॉइंट पर घुमाइए DL को, DL यहाँ लीजिए या यहाँ लीजिए, जो आपका R रहेगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो इसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा. तो इसमें हम लिखेंगे कि DL एंड R these are perpendicular. DL एंड R क्या है, परपेंडिकुलर. सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, ये एंगल जो होगा DL और R का, बेटा ये देखना है आपको, जो एंगल ये नजर आ रहा है आपको कि ये चेंज हो रहा है, ये वाला एंगल ये A और R के बीच में है. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो पुट द वैल्यू फॉर थीटा. वी हैव dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL by R square and say this equation first. So due to this DL at point P, कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, DB. अगर आपको कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल एट पॉइंट P, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं. अगर सभी DL की डायरेक्शन सेम होगी तो हम वेक्टर सम करते हैं. वेक्टर सम में आपको पता है इफ डायरेक्शंस आर अपोजिट तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं. इफ डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, सबका सेम डायरेक्शन आता है, तो हम क्या कर देते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं, सम अप कर देते हैं. तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हियर वी हैव dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई IDL बाई R स्क्वायर. अब आपको चेक करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट DL. तो मैंने अज्यूम किया कि जो DL है इज इन X डायरेक्शन. ठीक है, R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन Y डायरेक्शन. तो आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, जो डायरेक्शन आती है मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग DL एंड R. तो अगर DL एंड R XY प्लेन में लाई करते हैं देन DB शुड बी इन Z डायरेक्शन. तो देखते हैं हम कैसे. जो आपका डायग्राम है ये बोर्ड पे जो बनाया हुआ है वो ऐसे है. ठीक है, दिस इज सर्कुलर कॉइल, ये कॉइल का प्लेन ऐसे है. बोर्ड पे हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज द सेंटर जो एक्सिस है, दिस पॉइंट इज P एंड दैट इज R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये आपको नजर आ रहा है. नाउ करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस.
और लूप में मैंने आपको बताया था अगर हम उसको टॉप से देखते हैं या बॉटम से देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन आपको कैसे नजर आएगी। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो जो डायरेक्शन होती है टॉप से वो कैसे नजर आती है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप बॉटम से देखेंगे तो डायरेक्शन कैसे नजर आएगी, क्लॉकवाइज। सो हियर दिस इज डायरेक्शन, ठीक है, एंड दैट डायरेक्शन इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो ये कैसे नजर आएगी, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप जहां से देखते हैं, जिस डायरेक्शन से आप देखते हैं, आपको करंट वहीं से इसको अज्यूम करना है। हियर आई टेक इन दिस एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो करंट होगा बेटा DL, यहाँ पे जो करंट है वो कैसे जा रहा है, देखिए ऐसे। तो इस DL में मैं क्या कैसे थंब रखूंगी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड रूल यूज कैसे करते हैं हम, करंट की डायरेक्शन में थंब, देन ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ आप अपनी पाम रखते हैं एंड नॉर्मल टू पाम गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम देखें कैसे अप्लाई करेंगे, थंब मैंने रख दिया इन द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे ही जा रहा है करंट, तो ये मैंने रखा थंब यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ओके। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज हियर, थंब इज हियर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बताइए कहाँ होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये पेन देखिए कहाँ है, नॉर्मल टू पाम, ऐसे। मतलब जो आपका आर है उसके नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। अब आर कैसे, ऐसे, इसका नॉर्मल बताइए। अब जो आपको यहाँ नजर आ रहा है वही हम वहां पर देखेंगे, ये आर ऐसे, और ये जो पेन की जो डायरेक्शन आपको नजर आ रही है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट अगर आप इसको इमेजिन करेंगे इट इज वेरी सिंपल। आपको क्या याद रखना है कि DL इन एक्स डायरेक्शन, आर इन वाई डायरेक्शन, तो जो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा, Z डायरेक्शन में आएगा। अब आर के नॉर्मल, ये आर का मैंने नॉर्मल ऐसे लिया, दैट इज 90 डिग्री एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चे। क्लियर, सो देन DB इन Z डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा एक DL की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या बाकी DL की वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम आती है या डिफरेंट आती है। सो टू चेक दिस, DL हमने यहाँ पे लिया था तो इसको मैंने लिख दिया करंट का फर्स्ट एलिमेंट, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस क्या आया, DB1 आया। इसी का मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट ये DL इधर लिया, ये मैंने करंट एलिमेंट सेकंड यहाँ पर कट किया छोटा सा पार्ट, एंड नाउ आई वांट टू चेक आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट DL2। फॉर दैट आप फिर से क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऐसे आई। इफ करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो करंट यहाँ पर कैसा, इधर की तरफ, तो फिर से आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल निकालने के बाद आप देखेंगे कि जो डायरेक्शन आएगी, सपोज ये मैंने लिया था करंट एलिमेंट DL1, इसका अपोजिट यहाँ पर करंट ऐसे चला, ऐसे चला, यहाँ पर कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ, थंब मैंने ऐसे रखा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिस वन। नाउ दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस, ऐसे जा रहा है बेटा, अपर था तो मैंने ऐसे थंब रखा था, ये ऐसे नीचे की तरफ गया गया गया, तो यहाँ पर कैसा हो गया, ऐसे नीचे की तरफ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट उधर, तो इसका जो नॉर्मल बनेगा वो कैसा बनेगा, राइट हैंड रूल आप यूज करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ आपने फिंगर्स पॉइंट की, एंड दिस पेन की जो डायरेक्शन दैट शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए कैसे आ रही है, नीचे की तरफ, एंड नॉर्मल टू दिस आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो दिस इज normal to this and that is DB1,
2. Clear? Due to this current element, we have direction of magnetic field in this direction dB2. अब हमने दोनों एलिमेंट का चेक किया, तो ये जो पेयर कट किया है, अगर सिमिलर हम देखें यहाँ यहाँ, ये भी क्या होंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट, दिस एंड दिस. तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, देन हम उसको क्या कर देंगे, सम अप इफ सबकी डायरेक्शन सेम आती है. तो फॉर दैट, अब ये जो dB1 है dB2 है, इनके डायरेक्शन क्या एक दूसरे को कैंसिल करती है? आंसर इज नो. अगर ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट बनेगा. क्लियर दिस पॉइंट? इफ dB1 इन दिस डायरेक्शन, dB2 इन दिस डायरेक्शन, अगर ये कैंसिल आउट नहीं होते हैं तो इनका क्या होगा, रिजल्टेंट बनेगा. अब ये जो रिजल्टेंट है, इस एक्सिस को मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड किया, ये एंगल मैंने लिया थीटा, दिस इज एंगल ऑल्सो थीटा. अगर हम dB1 को रिजॉल्व करेंगे, इफ आई हैव थीटा, तो इसके जो कंपोनेंट जब हम रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट बनेगा dB1 cos थीटा. क्लियर? नाउ इसका अगर हम वर्टिकल बनाएंगे तो वो ऐसे आएगा, एंड दैट इज dB1 sin थीटा. अंडरस्टैंड? नाउ रिजॉल्व कंपोनेंट फॉर dB2. तो dB2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज इन सेम डायरेक्शन, dB2 cos थीटा. वर्टिकल कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो कहाँ आएगा, इधर आएगा, एंड दैट इज dB2 sin थीटा. नाउ चेक आउट, ड्यू टू दिस dl1 एंड dl2, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों ही आपके सेम डायरेक्शन में आए हैं, बट वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट टू ईच अदर. अब आपको देखना है कि कौन से कंपोनेंट्स ऐड होंगे एंड विच कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट. dB1 एंड dB2, अब जो ये dB1 एंड dB2 लिखा है, ये इक्वल होगा, dB1 एंड dB2 इक्वल, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो जो dB आया था वो हमारा कितना आ रहा है, म्यू नॉट I 4 पाई dl एंड हियर r स्क्वायर. ये दोनों ही, बिकॉज ये जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कांस्टेंट इन दिस कॉइल, तो जो dl1 बना है उसमें भी सेम करंट है, dl2 में भी सेम करंट है, r डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम है, म्यू नॉट 4 पाई, दिस इज मीडियम कांस्टेंट, dl जे जो कट किया, यहाँ जो कट किया, दैट इज आल्सो सेम. That means magnitude of magnetic field due to dl1 and dl2 is same at point P. अगर हम इसको देखते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट. वर्टिकल कंपोनेंट्स dB1 sin theta and dB2 sin theta will cancel out because मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, इक्वल, डायरेक्शन कैसी हुई, अपोजिट, तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट. ओके, व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल एड अप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल एड अप. अब यहां से हमने आइडिया लगाया कि अगर हम डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स चूज करते हैं तो उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल. ठीक है, लेकिन उनके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं. तो अगर हम कहीं भी अगर पूरी कॉइल पे एलिमेंट्स लेते हैं, करंट एलिमेंट्स चूज करते हैं, तो उन सबके कॉस थीटा ऐड होते चले जाएंगे, उनके सारे साइन थीटा कैंसिल होते जाएंगे. दैट मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल कॉस थीटा कंपोनेंट्स. तो उसके लिए यहाँ पे आप लिख लीजिए, इफ वी टेक डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट्स, ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ magnetic field will
एड अप एंड डायरेक्शन कैसे होगी, देखिए अगर मैंने ये अपोजिट चूज किए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, लाइक दिस। अगर मैं इन डीएल को घुमाऊंगी तो ये जो पेयर बना है मैग्नेटिक फील्ड dB1 एंड dB2 वो भी ऐसे घूमेगा, ठीक है, लाइक दिस। इनमें ये जो एंगल बनेगा ये भी सेम रहेगा। तो आप कहीं भी एलिमेंट चूज करेंगे वो आपके रिजल्ट को वेरी नहीं करेगा। आप कहीं भी एलिमेंट चूज करिए and find out the direction and magnitude that will be same due to diametrical opposite elements, and all time this horizontal components will add up and vertical components will cancel out. Now we can find magnetic field due to this elements. So combine all DL, सभी DL को combine करिए and every time we have what dB cos theta will add up. हर बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल होते जाएंगे. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. तो अगर आपको कंप्लीट निकालना है उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट दिस dB एंड कंप्लीट हमें क्या मिलेगा b. तो इंटीग्रेट आपको किसको करना होगा, dB cos थीटा. क्लियर दिस पॉइंट कि यहाँ पर dB cos थीटा मैंने क्यों लिया, बिकॉज सभी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आते हैं और सभी के सभी कहाँ आएंगे, अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल. सो फॉर दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ dB cos थीटा. Write down the value for dB, mu naught I 4 pi dl and cos theta and this is r square. अब हमें cos theta को क्या करना है, एलिमिनेट करना है. तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी. फॉर दैट इफ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना होगा. दिस dB1 sin थीटा नजर आ रहा है एंड dB1 cos थीटा, इसमें एंगल कितना है, 90. इफ दिस इज एंगल थीटा तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा. ठीक है, ओके. इफ दिस आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB1, इनमें भी कितना एंगल होता है, 90 डिग्री. फिर से समझिए इसको, R, ये जो R है और जो dB1 है इसमें भी कितना एंगल है, 90 डिग्री. उस 90 डिग्री में ये एंगल कितना बच गया, 90 माइनस थीटा. तो दिस एंगल विल बी थीटा. अगर ये कंप्लीट एंगल 90 है, दिस वन एंड दिस वन, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा, थीटा. नाउ अगेन ये x एंड दिस dB1 sin थीटा, ये कितना है, 90. अगर ये 90 है, दिस इज थीटा, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा. ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए, इसमें हो जाएगा, सिंपल है. नाउ दिस इज 90 डिग्री, ये कितना है, 90 माइनस थीटा. सो दिस एंगल कितना हुई, थीटा. अब ये एंगल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज हमें cos थीटा निकालना है. अब ट्रायंगल देखिए, इफ आई चूज दिस ट्रायंगल, दिस O P एंड दिस पॉइंट को आप कंसिडर कर लीजिए A.
ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ ए पी इफ आई वांट टू कैलकुलेट cos थीटा वैल्यू, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज हियर, इफ दिस इज ट्रायंगल तो ओ ए क्या है यहाँ पर, ओ इज बेस whose value is equal to a radius of the coil and hypotenuse। अब हाइपोटेन्यूज ये है, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू होगी। अब हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर, आर, तो आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर वैल्यू इज ए स्क्वेयर प्लस दिस एंड हमें सिर्फ आर चाहिए तो अंडर रूट कर दीजिए, दैट इज द वैल्यू फॉर cos थीटा। नाउ कम टू दिस पॉइंट, पुट द वैल्यू फॉर cos थीटा एंड आर, बिकॉज आर क्या है, वेरिएबल है। आर वेरिएबल क्यों है, बिकॉज अगर ये पी पॉइंट चेंज होगा, अगर हम इसको आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं, तो ये जो आर होगा ये हर बार इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम चाहते हैं इन सबको कॉन्स्टेंट्स में लेके आए, तो आर की वैल्यू आपको ये सब्सटीट्यूट करनी होगी। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल 4 pi, put the value for r square, that is a square plus x square, and cos theta value is a by a square plus x square, and this is 1 by 2। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना है, तो जितने भी कांस्टेंट हैं सबको बाहर लीजिए। म्यू नॉट कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, रेडियस ऑफ दिस कॉइल, एक्स भी क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर इज 3/2 एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल ओनली, एंड dl is what, क्लोज इंटीग्रल। एक कॉइल का अगर हम देखें तो कितना होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl is 2 pi a, circumference of this coil। Put all the values, we have mu naught ia 4 pi a square x square 3/2 and that is 2 pi a। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू नॉट आई एंड दिस इज पाई ए स्क्वायर 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। दिस पाई स्क्वायर we can put this pi a square equal to capital A, and capital A is area of this circular coil। तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, B इक्वल टू म्यू नॉट 2IA बाय 4 पाई A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। So that is the total magnetic field at point P due to current carrying circular coil। अब इसमें आप अप्रोक्सीमेशन लेंगे और स्पेशल केसेस। सो स्पेशल केसेस के लिए assume that A is very very small than X, मतलब आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बहुत दूर है as compared to radius of coil। In this case we can neglect a square, a square को आप neglect कर देंगे। a square को आप अगर neglect करते हैं then magnetic field is mu naught 2ia 4 pi। अब देखिए a स्क्वेयर यहाँ से गया, x स्क्वेयर की पावर क्या बची 3/2, 2 and 2 कैंसिल, जस्ट वी हैव x क्यूब। So note down the magnitude of magnetic field, and that is the complete derivation of magnetic field on the axis of
current carrying circular loop. Now we have result for magnetic field. Mu naught 2 IA 4 pi x square plus a square 3/2. तो इसमें अगर हम लेते हैं कि अगर ये सिंगल कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 1. अगर आपने कॉइल की बहुत सारी वायर क्या है रैप की है, नंबर ऑफ टर्न्स n कर दी हैं, तो n नंबर टर्न्स करने से करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. करंट की स्ट्रेंथ होने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बदलेगी, इंक्रीज होगी. सो इफ वी हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स हमने इसके लिए, तो क्या ज्यादा होगा, मोर करंट and more will be strength of magnetic field. तो इसमें हम एक केस देखते हैं. अगर हम लेते हैं एट सेंटर ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, एट सेंटर ऑफ कॉइल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी. तो अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ लाई करें, एट द सेंटर, तो ये जो डिस्टेंस है x, ये कितना हो गया 0. इफ जो P पॉइंट है, इफ पॉइंट P लाइज एट सेंटर ऑफ कॉइल, इन दैट केस x इक्वल टू 0. पुट करिए x इक्वल टू 0. नाउ वी हैव म्यू नॉट 2IA, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई a स्क्वायर एंड दैट इज 4 पाई x स्क्वेयर, यहाँ पे 0 हो गया, तो a कितना बचा, a क्यूब. आफ्टर सॉल्विंग दिस पाई कैंसिल आउट, वी हैव म्यू नॉट 2, this is 2 also cancel, 2a, this also cancel and here only I. तो ये आपका जाना पहचाना रिजल्ट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. डेरिवेशन सेंटर जब हम कॉइल का लेते हैं तो रिजल्ट आया था म्यू नॉट I 2, वहां पे R आया था क्योंकि वहां हम रेडियस जो ले रहे थे कॉइल का वो R था, यहाँ पे हमने रेडियस लिया है A. रिजल्ट आपका सेम आएगा. तो इस डेरिवेशन से आप सेंटर ऑफ कॉइल भी निकाल सकते हैं. नाउ आपने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में. इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट जब हम लेते थे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ड्यू टू दिस डाइपोल किसी भी पॉइंट P पे. होप आपको ये याद होगा. ऑन द एक्सियल पॉइंट निकाला था हमने, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट हमने निकाला था. तो उस केस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आया था ऑन द एक्सियल पॉइंट, दैट इज 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R क्यूब. ऐसा कुछ रिजल्ट आपने देखा था. तो यहाँ पर हम एनालॉजी क्रिएट करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. जैसे स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ऐसे ही हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल है दैट इज ऑल्सो बिहेव एज बार मैग्नेट. और ये हमने देखा था कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बनते हैं. जब एक कॉइल को हम टॉप से देखते हैं तो उसका करंट कैसे नजर आता है, एंटी क्लॉकवाइज. और जब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो वो कैसा पोल बनाता है, नॉर्थ पोल. देन इफ अगर हम बॉटम से देखते हैं तो करंट फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ पोल कैसा फॉर्म होगा, साउथ पोल. दैट मीन्स एक करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट और हमें दो पोल उसके दिखेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो यहाँ पर अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसने P पॉइंट पे क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड. सेम काम कौन करेगा, अगर मैं ऐसे बार मैग्नेट रख देती हूँ यहाँ पर तो वो भी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सेम डायरेक्शन होगी. दैट मीन्स सम सिमिलैरिटी बट बिटवीन बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कॉइल. तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए. ए करंट कैरिंग कॉइल behaves as bar magnet
ठीक है। सेकेंड थिंग, दोनों ही केस में क्या होता है, करंट कैरिंग कॉइल में भी दो पोल होंगे। सेम बार मैग्नेट में भी हम दो पोल के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये आप देख ही चुके हैं कि करंट कैरिंग कॉइल को हम कैसे बार मैग्नेट बनाते हैं, कैसे उसमें एक नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साउथ पोल बन जाता है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल। नाउ कम टू दिस पॉइंट। अब हमने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज देखते हैं तो ये रिजल्ट जो है, इसको देखिए, म्यू नॉट 4 पाई, दिस इज मीडियम कांस्टेंट। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या है, एक मीडियम कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस टर्म x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 2 if I take for n number of turns, that is 4 pi, and here only x cube। ठीक है, तो हम दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, एक रिजल्ट हमारे पास ये है और एक रिजल्ट ये है। तो म्यू नॉट 4 पाई मीडियम कांस्टेंट, यहाँ आर क्यूब क्या लिया था हमने, सेंटर ऑफ डाइपोल से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज आर। एक्स क्या है, ये भी क्या है, सेंटर से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो सेम। तो ये और ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। 2, यहाँ भी 2 है। दैट P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दैट मीन्स दिस NIA ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर यहाँ पर करंट कैरिंग कॉइल है तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो समवेयर दिस क्वांटिटी इज लिंक्ड टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट रखते हैं और P पॉइंट पर ऑब्जर्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका रिजल्ट आता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, 2m 4 pi x cube, that is result magnetic field at point P due to बार मैग्नेट। और ये चीज हमने देखी कि करंट कैरिंग कॉइल या बार मैग्नेट वो सेम तरीके से बिहेव करती है। अगर बार मैग्नेट ने ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया एट पॉइंट P, सर्कुलर कॉइल ने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने ड्यू टू डाइपोल ये वैल्यू आई है, तो ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करिए, एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफ दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो एक करंट कैरिंग कॉइल भी यहाँ पर Ni को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, ये देखिए, अब म्यू नॉट 4 पाई x क्यूब, दैट इज सेम, सिर्फ ये क्वांटिटी बची है Nia, that means that m equal to Nia, and that is known as magnetic dipole moment। फर्दर ये बहुत ही काम आने वाला है फॉर्मूला, जब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो हम देखेंगे कुछ अगले ही लेक्चर्स में। तो ये नोट करिए कि एक करंट कैरिंग कॉइल बिहेव करती है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के रिजल्ट से हम जब करंट कैरिंग कॉइल का रिजल्ट मैच करते हैं, देन दिस m इज इक्वल टू Nia एंड दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप और करंट कैरिंग कॉइल सर्कुलर लूप। So this is loop in which current is flowing like this। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमें दिखते हैं। जैसे हम सेंटर से इसकी एंड्स की तरफ आते हैं तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं ये बड़े बड़े होते जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर कम होती चली जाती है। जैसे ही हम एंड्स की तरफ देखते हैं तो ये यहाँ पर क्लोज्ड सर्कल्स हमें नजर आते हैं।
एट दिस पार्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज एंड हियर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम कॉइल के दोनों हिस्सों को देखते हैं तो एक तरफ आपको नजर आ रहा है कि कौन सा पोल बनेगा, इफ दिस इज क्लॉकवाइज साउथ पोल, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। तो एक करंट कैरिंग कॉइल यहाँ पर कैसे बिहेव कर रही है, लाइक अ बार मैग्नेट, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस हैं वो हमें शो करती हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो पोल यहाँ पर बनते हैं। जैसे आप मिडिल की तरफ शिफ्ट होते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे नजर आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में। दैट मीन्स एट सेंटर ऑफ लूप, एट सेंटर ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी नजर आ रही है, पैरेलल नजर आ रही है। जो आपका प्लेन होगा कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके नॉर्मल होंगी, स्ट्रेट होंगी एंड पैरेलल होंगी, और वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें नजर आएगा। जैसे ही हम कॉइल के एंड्स की तरफ जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है और जो कंसेंट्रिक सर्कल है वो बड़े होते जाएंगे। नाउ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो हम सेंटर में देखते हैं, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे हम यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो दैट इज द सेंटर एंड दैट इज सेंटर ऑफ कॉइल। एट दिस सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे ही हम कॉइल के एंड्स की तरफ जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाती है ऑन बोथ साइड एंश्योर सिमिलैरिटी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आप दोनों साइड कॉइल के सेम ग्राफ से डिनोट करेंगे। सो दैट इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल and its direction by using right hand rule or clock rule. You can use both rules, and that is the graphical representation show variation of magnetic field along with distance. In next lecture we will discuss Ampere circuitry law, that is very important. So practice numerical derivation and directions of this topic. Thank you.